आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार निम्न यौगिकों की संरचना, जिसमें हमने पहला यौगिक लिया है K4FeCN6, दूसरा है इसमें K3FeCN6, उसी प्रकार तीसरा है NiCO4 और चौथा है K2NiCl4। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि K4FeCN6 की संरचना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कैसे की गई है। आइए हम पहले उदाहरण को विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब हमें इस यौगिक की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, अर्थात CMa कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तो इसमें हमें आंसर मिलेगा Fe, अर्थात आयरन धातु आपका सेंट्रल मेटल एटम है इस यौगिक में। अब हम बात करेंगे, अगर हमें जानकारी हो गई है कि केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, तो आगे स्टेप में आता है हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या अर्थात आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे। तो हमने लिखा है ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखिए, पहले हमें निकालना है किसका, Fe का निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम कितनी बार है, 4 बार है। पोटेशियम पर +1 का आवेश होता है, इसलिए हम लिख देंगे +4। उसके बाद यहाँ पर देखिए Fe का हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर x मान लेंगे। फिर Cn कितनी बार है, 6 बार, और Cn पर होता है माइनस का आवेश, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे -6। उसके बाद देखिए कोई आवेश यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऊपर आवेश कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पर 0। अब हम देखिए इसको लिखेंगे इस प्रकार, x बराबर फिर आएगा आपको 6, मतलब 6 को इधर लाएंगे, हम पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर माइनस, मतलब जो 4 ये लिखा गया है इसको, मतलब ये बड़ा है तो हमने इधर की ओर लाया और 4 को हटा दिया, तो आएगा आपका +2, अर्थात Fe की, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी थी, हमें आयरन की निकालनी थी। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिली, 2 मिली। और ये ऑक्सीकरण संख्या किस रूप में है, +2, किस रूप में है आपका, +2 रूप में है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास एक संकुल यौगिक दिया गया है K4FeCN6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात CMa आयरन अर्थात Fe है, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हमने इस बात को भी समझ लिया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अब इसका अगर हम विन्यास करेंगे तो आएगा आपका Ar, अर्थात आर्गन, यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब लिखने के बाद यहाँ पर ये हमने लिख दिया आर्गन को। फिर आता है 3D, डी में कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s2, और उसके बाद हम कर देंगे 4p। अब देखिए यहाँ पे पहले हम संरचना बनाएंगे, तो आएगा आपका डी में होते हैं 5 कक्षक, हम कक्षकों को ऐसे बना लेंगे, ये 5 कक्षक हो गए। उसके बाद 4s की बात हम करें तो ये अकेला रहता है, और 4p में कितने, ये 3 रहते हैं। हमने इस बात को समझ लिया। यहाँ पर जब हमने इतना समझ लिया तो अब आगे देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। सबसे पहले हम हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उसका हम युग्मन करेंगे। यह जो नियम दिया था वैज्ञानिक हुंड ने दिया था, इसलिए इसे हम हुंड का नियम भी कहते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है, जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम आगे देखेंगे ना, तो इसका युग्मन भी हो जाता है। तो आइए हम आगे स्टेप में देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अगला हमारा स्टेप है कि
हमने किया है इसका मतलब आयरन का सामान्य अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम करेंगे आयरन का +2 अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो होगा हमारा, यहाँ लिख देंगे आर्गन ऐसे, उसके बाद हो जाएगा 3d6 और 4s से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, बाहर चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे 4p भी हमारा शून्य हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसके क्या, परमाणु कक्षक को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, परमाणु कक्षक है, 5 भाग होते हैं, हमने इसके 5 भाग बना लिया। ये हमने इसके 5 भाग को बना लिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी हमने बना लिया। अब आइए देखो, आपने इतना काम किया, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आया है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये और जो आपका है CN, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो लिगेंड हैं ये प्रबल लिगेंड हैं। कैसे लिगेंड, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। प्रबल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देंगे। तो देखो होगा क्या आपका कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इस वाले कक्षक में, और ये वाले आएंगे इस वाले कक्षक में। जब इस प्रकार के अरेंजमेंट होगी तो हमें एक नया प्रारूप प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमारी व्यवस्था यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट की व्यवस्था इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर CN कितनी बार है, साइनाइड आयन यहाँ पर CN 6 बार है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे CN, यहाँ पर भी जोड़ देंगे CN, अर्थात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है। यहाँ पर भी CN है, 2 बार हमने इस प्रकार लिख दिया। यहाँ पर भी CN और यहाँ पर भी CN होगा। ये हमने इस प्रकार से इसको अरेंजमेंट कर दिया। प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा इसकी संरचना को कि हमने क्या किया। यहाँ पर पहले देखा कि इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe है, और ऑक्सीकरण संख्या Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हमने इस प्रकार से निकाल लिया। निकालने के बाद हमने देखा कि जो आपका आयरन है, पहले हमने उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उसके बाद हमने Fe+2 अवस्था पर इसका विन्यास किया। जब इस प्रकार से विन्यास किया तो हमने पाया कि जो कक्षक होते हैं उसमें हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है और यहाँ पे बढ़ा रहता है। लेकिन ये जो CN है वो प्रबल लिगेंड होने के कारण आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिखरे होते हैं उनकी पेयरिंग करा देता है, उनका युग्मन कराता है, और हमें इस प्रकार से 6 लिगेंड जुड़े हुए प्राप्त होते हैं। तो हमने इस बात को देखा। आइए अब हम समझते हैं इसके और क्या क्या गुणधर्म हैं। अभी तक हमने जिस यौगिक की संरचना के बारे में बहुत देर से समझा, अब हम उसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कुछ गुणधर्म के भी बात करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस गुणधर्म को दिखाती है। आइए हम समझते हैं। और इसे एक शब्द में यह भी कह सकते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यह विशेषता होती है कि यौगिक के इन सभी गुणधर्मों पर भी अपना प्रकाश डालती है। तो पहले हम बात करेंगे संकरण की। तो संकरण में ध्यान से देखो, ये कौन कक्षक है, ये हमारा है 3d6 वाला, 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और ये है 4s0, मतलब यहाँ पे भले 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये लिगेंड वाले हैं, और 4p ये वाले हमारे पास है 0। कहने का मतलब है यदि हम संकरण देखें तो क्या मिलेगा, D का हमने 2 उपयोग किया है, यूज किया है, तो होगा D2। क्या होगा, D2। यस का हमने 1 किया है, यस होगा, और P के हुए हैं 3, तो संकरण हमारा क्या मिलेगा, D2sp3। यहाँ पे लिख देंगे हम संकरण D2, क्या लिखेंगे, D2sp3। ये हमारे पास संकरण मिला D2sp3। अगर ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति कैसी होती है, इसकी जो ज्यामिति होती है वह होती है आपकी जो अष्टफलकीय होगी, ये हमने देखा। और साथ ही साथ देखिए संरचना, तो संरचना तो बहुत आसान है इसकी, हम बना सकते हैं इसे। Fe यहाँ पे जोड़ देंगे CN, इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे, ये हो गई इसकी संरचना। हमने इसको भी देख लिया।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यह संरचना को हमने देख लिया। और चुंबकीय प्रकृति, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपका आंसर होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। इसी कारण से जो इसकी चुंबकीय प्रकृति होगी, जो इसकी क्या होगी, चुंबकीय प्रकृति होगी, वह कैसी होगी आपकी, वह होगी आपकी प्रतिचुंबकीय। ध्यान देना, कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय। तो हमने इस बात को भी समझ लिया। आइए हम इन गुणधर्मों को एक बार फिर से देखते हैं। कहने का मतलब है संकरण की बात करते हैं तो डी का हमने 2 कक्षक लगाया यहाँ पे, तो D2 हो गया। उसके बाद देखिए यस का हमने क्या किया है, यस के हमने लिया है 1 कक्षक, इसलिए यस में क्या किया गया है, यस का 1 नंबर रहेगा। और यहाँ देखिए पी के हमने 3 कक्षक लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो, इसलिए यहाँ क्या हो गया, D2sp3 संकरण हो गया। हमने इस बात को समझ लिया। फिर आगे हम बात करते हैं तो देखिए ज्यामितीय कैसी है, ज्यामितीय आपकी अष्टफलकीय है। उसके बाद संरचना को हमने इस प्रकार देख लिया। और चुंबकीय गुण कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। आइए अब हम बात करते हैं अगले गुणधर्म की, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब हम समझेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो सूत्र होता है वह होता है 2s+1। क्या होता है, 2s+1 होता है। जहां पर यस क्या है, आप ऐसे लिख दोगे यस बराबर स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या ये हुआ। तो हम कहेंगे अगर हम बात करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो 2s+1 ये सूत्र होगा। यस बराबर स्पिन क्वांटम संख्या होगी। आइए हम इसमें देखते हैं जो अभी तक हमने यौगिक को लिया था। तो क्या इस यौगिक में जो भी हमने पढ़ा K3Fe6 ये वाला K4Fe6, क्या इसमें कोई जो रचना भी हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो आपको उत्तर होगा कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 यस की जगह क्या करेंगे 0+1। इसका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा इसका आंसर 1। कहने का मतलब है कि इसकी जो होती है आपकी क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी वह कितनी होगी, 1 होगी। अब बात आती है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो देखिए अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। होगा आपका म्यू बराबर, ऐसे बना लेंगे हम, म्यू बराबर n+1। ये हमने इस सूत्र को देखा है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास सूत्र रहेगा। तो हमने इस सूत्र को देखा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे n+2 होगा। अब देखिए क्या यहाँ पर n बराबर, प्रश्न में मन में होगा कि आखिर n बराबर क्या है। तो लिख दोगे जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमने इस बात को समझाया। कहने का मतलब है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आइए हम उसके अनुसार रखकर देखते हैं। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर होगा कि आपका यही सूत्र को आप अप्लाई करोगे और सूत्र को अप्लाई करने के बाद इसका हल निकालोगे। तो हमने सूत्र को देखा है, आइए सूत्र के अनुसार इसको समझते हैं। तो लिखेंगे हम म्यू बराबर √0+2। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो आएगा आपका आंसर बराबर 0। फिर यहाँ पे लिखते हैं Bm। अब आप कहोगे Bm क्या है, Bm का मतलब होता है कि चुंबकीय आघूर्ण की मापन इकाई है, जिसे हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो एक बार इन दोनों को फिर से समझिए। आप से यदि कोई कहे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है तो आप कहोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो सूत्र होता है 2s+1 होता है, जहां s बराबर चुंबक स्पिन क्वांटम संख्या होती है। हमने देखा अभी एक जो यौगिक लिया था हमने, कौन वाला, K4Fe6, उसमें हमने देखा था कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब यस के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब यस का कोई मान नहीं मिला था।
इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2 गुणे 0 कर दिया, उसके बाद +1 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र होता है म्यू, मतलब म्यू से इसे हम लिखते हैं म्यू बराबर √n+2। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था दोस्तों, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण हमने 0 यहाँ और 0 यहाँ रखा, +2 किया। इसको हमने हल किया, हल करने पर 0 आया। Bm लिखा गया है, Bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो हमने देखा पहले यौगिक की संरचना को विस्तार पूर्वक। आइए हम देखते हैं दूसरा यौगिक। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी संरचना कैसे होगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो आइए हम देखते हैं कि पहला काम क्या है। पहला काम है आपका इस यौगिक में छांटिए केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात CMA कौन है। तो यहाँ पर वही होगा Fe। अब आपको करना होगा Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, और यहाँ पे अगर प्लस का 3 है Cn पे क्या है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर +3 आ जाएगा। कहने का मतलब है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह होगी +3 होगी, अर्थात Fe इस अवस्था में रहेगा। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3 होगी, हमने देखा है। और जो आपका Fe होता है, Fe आपका इस अवस्था में रहेगा, मतलब +3 अवस्था में रहेगा। तो हमने इस बात को भी समझ लिया है। आइए हम करते हैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। पहले हम करेंगे Fe का सामान्य अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो होगा आपका एटॉमिक नंबर 26 होता है 26। यहाँ पर होगा आपका, पहले बनाएंगे हम आर्गन हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 3D6 4s2 और 4p। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हमने 0 को लगा दिया। अब देखिए डी कक्षक को हम यहाँ बना लेंगे। ये हमने देखा डी के 5 भाग होते हैं, 5 भाग को हमने कर लिया। यस का कितना कर लेंगे, अकेला होगा यस, और आपके पी के कितने होंगे, 3 कक्षक होंगे। हमने इस प्रकार से पी के 3 भाग होते हैं, हमने इस प्रकार से 3 भाग इसको बना लिया। ये हमने 3 भाग कर दिया। इनको हम और नज़दीक लिख देते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो आप लोग को, इसलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। इसको हम जब इस तरह से लिख देंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। ये फिर उसके बाद इसका ये होगा परमाणु। अब लिख देंगे पहले AR और यहाँ पर 3D6 अर्थात ये तीसरे डी के वाला कक्षक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 4p0। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे ऐसे, ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब अवस्था क्या है, ये फिर 3+, इस पर भी हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। जब भरेंगे तब क्या होगा, लिखेंगे AR। उसके बाद हम यहाँ पे कक्षक बनाएंगे इस प्रकार से। ये कक्षक हमने बना लिया। इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेंगे और इस प्रकार से इसको भी बना लेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमने पी कक्षक को भी बना लिया। पी में क्या होता है, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ से क्या हुआ है, ये Fe3+ का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 4s। ये हमने लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले गए और एक यहाँ से जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो विन्यास होगा आपका वो होगा 5, 3D5। इसके अगर हम विन्यास करना चाहें तो लिख सकते हैं 3D5। ये हमने इसको विन्यास के रूप में लिख दिया। कक्षकों को भी हम अरेंजमेंट रूप में कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास जो Cn है, साइनाइड है, वह प्रबल लिगेंड है। साइनाइड यहाँ पर प्रबल लिगेंड है, इसलिए ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन करा देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए सब अकेले के लिए है, अयुग्मित है, इसलिए होगा क्या कि ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से इनकी नई संरचना बनेगी। नई संरचना आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, ध्यान से देखिएगा। नई संरचना इनकी इस प्रकार से होगी जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ये। अब इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे रहेंगे
और एक यहाँ पर रहेगा। आपने देख लिया ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 हमने भर दिए। अब ये 4s से बना रहेगा और 4p भी बना रहेगा। 4p में भाग नहीं बनाए, भाग बना देंगे आप ऐसे, ये हो गए। अब देखिए ये कक्षक और ये कक्षक पार्टिसिपेट करेगा लिगेंड के साथ, क्या होगा, लिगेंड से जुड़ेगा। लिगेंड यहाँ पर क्या है, साइनाइड है, साइनाइड को आपने इसे बना दिया। प्रत्येक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है। तो आपने इसके इलेक्ट्रॉनों को ऐसे क्रॉस के रूप में दिखा दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आइए हम इसके गुणधर्मों की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें संकरण क्या है। क्या बात करेंगे, संकरण क्या है। तो संकरण के लिए देखिए दोस्त क्या होगा, 2 कक्षक D के प्रयोग किए गए हैं, एक यस का, तो लिखेंगे हम D2S और P के कितने हैं, 3 है, तो ये संकरण हो गया। D2sp3 संकरण हो गया। फिर से देखिएगा, D के 2 कक्षक लिए गए हैं, यस का 1 है, P के 3 है, संकरण हो गया D2sp3, ये हो गया। ज्यामिति कैसी होगी इसकी ध्यान देना, ज्यामितीय क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, फलकीय होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संरचना, तो संरचना कैसी होगी, संरचना होगी आपकी इस प्रकार से। देखिए ये यहाँ पे से हम CN जोड़ देंगे, यहाँ पर CN जोड़ देंगे, ये आपके पास क्या हो गए, CN जुड़ गए। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति की, मतलब इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, चुंबकीय प्रकृति आपकी इस प्रकार से होगी। देखिए यहाँ पे लिख देंगे चुंबकीय प्रकृति, तो चुंबकीय प्रकृति अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये होगा, कैसा होगा, ये होगा आपका अनुचुंबकीय। ये हमने इस बात को भी समझ लिया। अब हमारे पास 2 गुणधर्म और बचे हुए हैं। कौन कौन है, पहला हमारे पास बचा हुआ है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी और दूसरा बचा हुआ है आपका चुंबकीय आघूर्ण। आइए हम उसको भी समझते हैं। अब हम बात करेंगे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी, किसकी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात करेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, देखिए सूत्र वही हमारा होगा 2s+1। अब देखिए 2s यहाँ तो हम लिख देंगे, लेकिन ध्यान देना 2 तो लिखेंगे, 2 लिखेंगे, लेकिन यस बराबर क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या। अब हम लिखेंगे गुणे 1/2, मतलब यस का मान रखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे +1। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आएगा आपका, अगर इसे हम सही से हल करेंगे तो इसका आंसर जो मिलेगा हमें, उसको हम समझेंगे। इसका आंसर हमने हल किया तो मिला 2, तो हम लिखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 होगी। फिर हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, अगर इसकी हम बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण के लिए होगा म्यू बराबर कितना होता है, n+2, ये हमने लिख दिया, अंडर रूट के रूप में रहेगा। फिर लिखेंगे हम म्यू। अब यहाँ पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लिखेंगे म्यू बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे ऐसे हम बनाएंगे और लिखेंगे n है मतलब प्लस, और उसके बाद चाहे प्लस लगाइए चाहे अंडर रूट ये कर दीजिए, ये हमने कर दिया कितना, +2 कर दिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे आपका √3 Bm। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है कितना आ गया, √3 आ गया। मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका बोहर मैग्नेटॉन, जो मापन इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की। तो हमने इस बात को भी समझ लिया। आइए हम देखते हैं अगले उदाहरण को। अब हम बात करेंगे तीसरे यौगिक की, जो है आपका NiCO4। क्या है, NiCO4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। Ni की अगर ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करते हैं तो Ni यहाँ पर क्या है, उदासीन, यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड होने के कारण Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। इस बात को हमने यहाँ पे समझ लिया। इसलिए हम बात करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो लिखेंगे हम एन आई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एन आई का होता है कितना 28 होता है। अब देखिए लिखेंगे एन आई और विन्यास के क्रम में हम लिखेंगे पहले ए आर, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर 3D 8 और उसके बाद हम कर देंगे 4s2। ये हमने इसका कर दिया। कक्षक बनाएंगे, कक्षक को हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट कर लिया, 5 भाग होंगे, ये हमने 5 भाग कर लिए। अब देखिए डी कक्षक की अगर हम बात करते हैं, डी कक्षक हमारा है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन को हमें व्यवस्थित करना है। हम इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। ये हमने कर दिया कितने, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब ये 6 और ये 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। जब 8 हो गए तो हमने देखा यहाँ पर अभी 4 बचा हुआ है, 4 के लिए हमने 2 यहाँ पर लगा दिया। अगर चाहे तो हम कक्षक बना सकते हैं। पी के लिए भी, पी में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होंगे। इसको हम बना लेंगे, इसको हम बना लेंगे 4 पी, 3 भाग हैं, 0 इलेक्ट्रॉन अभी कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो लगा है लिगेंड आपका ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, ये इस प्रकार के विन्यास को शो नहीं करता है, नहीं दर्शाता है, क्योंकि इनको जो अनपेयर है उनको पेयरिंग करा देता है या उनकी पेयरिंग करा देता है। तो क्या होता है, आपका कक्षक वैसे ही रहते हैं लेकिन ये इस रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कुल कक्षक कितने, 5 बन जाते हैं। अब क्या होगा कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण इस प्रकार से हो जाता है। और यहाँ पर ये जो Ni है, Ni में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो Ni के इलेक्ट्रॉन, Ni के इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से आएंगे, ऐसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये वाला यहाँ से आएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा। वो तो बात एक ही होगी, चाहे आप इन दोनों को इकट्ठा कर दो चाहे इनको कर दो, तब क्या होगा, ये कक्षक भी आपका फिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो जाते हैं, मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने, कुल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और ये कक्षक खाली हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। तो पी कक्षक में 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में कार्य करेगा, लग जाता है। ये हमने लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड को, यहाँ पर CO इस रूप में हमने लिख दिया। प्रत्येक कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ऐसे जब भर दिया तो अब हमने इसके संरचना को समझ लिया है। अगर हम लक्षण की बात करें तो बात करेंगे पहला संकरण। संकरण क्या होगा, डी तो यहाँ पे कोई उपयोग नहीं किया गया इसलिए डी का नाम ही नहीं होगा, यस का 1 और पी का 3 होगा। तो संकरण होगा आपका sp3। और हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अगर संकरण क्या है, sp3 है, तो इसमें ज्यामितीय जो होगी वो कैसी होगी, ज्यामितीय की बात करते हैं, ज्यामितीय होगी आपकी चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होती है। इसके बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर हम ज्यामिति की बात करें तो आप कहिए ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, फलकीय, ये हमने यहाँ पर समझा। लेकिन कभी कभी इसकी संरचना होती है कैसे, वर्ग समतलीय, ये भी हमने इसको देख लिया। तो यहाँ पर जो यौगिक लिया गया है वो प्रायः वर्ग समतलीय रूप में ही ज्यामितीय को दर्शाता है। इसको हमने देखा। फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण अगली जो प्रकृति आती है चुंबकीय प्रकृति, क्या आती है, चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये होगा कैसे, प्रतिचुंबकीय। इसका नेचर क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। हमने इसको भी देख लिया। अगर हम बात करते हैं ज्यामिति के बाद हो गया संरचना। अगर संरचना की हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, Ni ऐसे आपके लग जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से ये रचना को बना लेगा। तो हमने इसकी संरचना को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके 2 गुणधर्म और बचे हैं। एक है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और एक क्या बचा हुआ है आपका, एक आपका बचा हुआ है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। उसकी भी आइए हम चर्चा करते हैं। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो वो कितना आता है आपका, वो आपका आता है 1।
अथवा यहाँ पे हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे आता है 0 या 0 आता है। हमने इस बात को समझा। तो इस बात को समझने के बाद लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे तो इस बात को समझ लिया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम अगले उदाहरण की बात करते हैं तो उसको आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले यौगिक जो है आपका K2NiCl4, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो इसमें लिगेंड कौन है? इसमें लिगेंड है Cl और केंद्रीय धातु परमाणु है Ni की ऑक्सीकरण संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम +2, पोटेशियम 2 बार है आपका, इसे हम मान लेंगे x, इसे ज्ञात करना है। और क्लोरीन पर होता है आवेश कितना? -1 होता है 4 बार, इसलिए हमने -4 कर दिया। अब हम करेंगे x बराबर 4 - 2 बराबर कितना आएगा? +2 आएगा। अर्थात Ni पर जो ऑक्सीकरण संख्या, Ni की ऑक्सीकरण संख्या है जो वो कितनी है? +2 है। इस बात को भी हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु क्रमांक होता है 28। पहले हम यहाँ पर सामान्य अवस्था का विन्यास करेंगे। यहाँ पर हमने पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और उसके बाद परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा। तो हमने यह देखा कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुए हैं। अब हमने देखा इसका विन्यास करके Ni+2 अवस्था पर तब यस के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और यहाँ पर यस का कक्षक और जो पी के थे वो दोनों खाली हो गए। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे जो क्लोरीन है वह दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों ने युग्मन, दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों ने आपस में युग्मन नहीं किया और ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहे। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन 4 बार जुड़ा हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन दिया Ni को, और इलेक्ट्रॉनों को मतलब क्लोरीन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस के रूप में लिखा। ये भी हमको क्लियर हो गया। आइए हम बात करते हैं इनके प्रमुख गुणधर्म की, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस यौगिक की और क्या क्या विशेषताओं को बताती है। अगर हम बात करते हैं संकरण की, तो संकरण हमारा होगा sp3। और अगर ज्यामिति की बात करते हैं, ज्यामितीय दूसरा गुणधर्म ज्यामितीय, तो ये हमारा होगा चतुष्फलकीय, ये हमने देखा। और अगर हम बात करते हैं अगले गुणधर्म की, क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात चुंबकीय प्रकृति की, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह कैसा होगा आपका? यह होगा अनुचुंबकीय होगा। हमने इसके बारे में भी देखा। अगर हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो सूत्र होता है 2s+1 होता है। और देखिए यस बराबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम संख्या जिसका मान हाफ होता है। तो लिखेंगे हम ऐसे, इसको बना लेंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर हाफ और हाफ 2 बार करके फिर कर लेंगे +1। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा जो हल कर होगा आएगा आंसर वो आएगा 3। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, तो जो चुंबकीय आघूर्ण हमारा है वो मिलता है आपका, अब यहाँ पे हम लिखेंगे √, यहाँ पे n और यहाँ पर n+2, ये हमने लिख दिया है। n मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? √, यहाँ पर कर देंगे 2 और 2 + 2 मतलब कितने हो गए आपके पास? ध्यान से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, तो √8 आएगा। ये क्या है आपका? चुंबकीय आघूर्ण। म्यू की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो गई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 Bm मतलब क्या है? यहाँ पर बोहर मैग्नेट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं इसके संरचना, मतलब किस प्रकार से इसकी बनेगी संरचना, तो देखिए जो संरचना होगी इसकी या ज्यामिति जो होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे NiCl, मतलब इस प्रकार इसकी चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। कैसी?
चतुष्फलकीय संरचना को बनेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बहुत सारे यौगिकों मतलब कई प्रकार के यौगिकों की संरचना को। इसके अगले भाग में देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद क्या हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आप लोग सही से देखेंगे वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।